वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीएचएसएल के लिए मॉक टेस्ट, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहें और एक एक क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसके रिलेवेंट के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको देखिएगा और एंजॉय करिएगा, ठीक है। आपका जो एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है एसएससी सीएचएसएल का, तो उसके एडमिट कार्ड आपको रिलीज़ हो गए हैं। तो सभी अपने अपने एडमिट कार्ड देख लीजिएगा, ठीक है। अभी उसमें सिर्फ स्टेट दिखाया जाएगा, जगह कहाँ पर है, ठीक है। मेन स्कूल और जहाँ कॉलेजेस हैं, जहाँ सेंटर है, वहाँ का एड्रेस आपको 2 से 3 दिन पहले ही वो रिलीज़ करेंगे, ठीक है। अभी निकलेगा नहीं है एडमिट कार्ड, केवल देख लीजिएगा कहाँ पर है, ठीक है बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं आपके नए सेशन के साथ। एक मॉक टेस्ट लगभग मैं आपको 20 मॉक टेस्ट यहाँ पे कराऊंगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद रहेंगे। 25 क्वेश्चन मैथ के हैं, देखिएगा 1 बाय 1। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम ले रहे हैं एसएससी सीजीएल के मॉक टेस्ट के रूप में, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है आपका, देखिएगा। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 11 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। पाई की वैल्यू आपको गिवन की हुई है। उन दोनों वृत्तों के जो वलाई का है उसका क्षेत्रफल चाहिए। देखो भाई, सीधा सा हिसाब समझना। ये आपका कोई एक सर्कल है, ये इसका सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त मतलब होता है कोसेंट्रिक, जिसका एक ही सेंटर होता है उसको बोलते हैं कोसेंट्रिक। ये तो इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और उस पूरे की रेडियस है 11 सेंटीमीटर। मतलब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे स्मॉल आर यहाँ पे 4 है और कैपिटल आर यहाँ पे 11 सेंटीमीटर है। आपको क्या चाहिए? आपको दोनों के एरिया, ये वाला एरिया चाहिए। ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए बात तो सीधी है, बड़े के एरिया में से छोटे का एरिया निकाल दो, है भाई। अगर मैं बड़े का एरिया देखता हूँ तो बड़े का एरिया सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है भाई। तो इसका सर्कल का एरिया कितना आएगा? 121 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121 पाई, ठीक है। 120 पाई। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 पाई। तो पाई यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 121 माइनस 16 करोगे तो 105। 105 पाई आपका आंसर आएगा, ठीक है भाई। लेकिन 105 पाई नहीं है, पूरा परफेक्ट आंसर चाहिए। तो पाई की वैल्यू लगा देते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7। 7 से इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 7 15, 15 दूनी 30। आंसर विल बी 330। आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 330। कंफर्म करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट क्लास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो पहला क्वेश्चन ये आपका ही है और ये मेंसुरेशन के सवाल में काउंट किया जाता है। मज़ेदार सवाल है, आसानी से करिएगा, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का। कहता है ट्रायंगल ABC में BC को D तक बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। तो एंगल ACD 112 डिग्री है और एंगल B जो है वो 3/4 है एंगल A का। तो एंगल A का मान इसको निकालना है, क्या होगा? देखिए मेरी बात सुनना, ये आपका कोई एक ABC कोई ट्रायंगल है, ये A ट्रायंगल है, ये B ट्रायंगल है, ये C है। तो ABC एक ट्रायंगल है। कहता है BC को D तक बढ़ा दिया। ये BC जो है इसको हमने D तक इंक्रीज कर दिया है भाई, D तक। कह रहा है एंगल ACD 112 है, ये वाला एंगल आपका 112 डिग्री है, ठीक है। और कहता है एंगल B, देखो ये कह रहा है कि एंगल B जो है वो 3/4 है एंगल ऑफ A का,
है भाई। तो एंगल बी की वैल्यू 3 है और एंगल ए की वैल्यू 4 है। जो जिसके सामने जो जिसके नीचे होती है वही उसकी वैल्यू होती है। ये बात आप अर्थमेटिक में बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है भाई। तो एंगल बी आपका 3 हो गया, 3 यूनिट। एंगल ए आपका हो गया 4 यूनिट, है भाई। इंटीरियर, दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे वाले के एक्सटीरियर के बराबर होता है। अर्थात 112 जो है ये एंगल ए और एंगल बी का सम होगा, है भाई। तो एंगल बी और एंगल ए का जो सम है वो 7 यूनिट है। यानी 112 अगर 7 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 16 डिग्री, है भाई। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 16 डिग्री। आपको क्या चाहिए? एंगल ए। तो 16 गुणा 4, 16 चौके हो गया 64। आपका एंगल ए आ गया 64 डिग्री। ठीक है दोस्तों। अगर आपको एंगल बी चाहिए होता तो 16 तिया 48 डिग्री आ जाता, है भाई। तो एंगल बी भी आ जाता। तो एंगल ए और एंगल बी आसानी से निकाल सकते हो। इसमें किसी प्रकार से कोई टेंशन या कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए। नहीं है? चलिए, इस बात की खुशी रहती है कि आपको दिक्कतें नहीं होती। अगर मेरे समझाने से आपको दिक्कत नहीं होती है तो इसका मतलब आपको मेरी बातें समझ में आती हैं। ठीक है, बस ऐसे ही समझते रहो, मेरे साथ जुड़े रहो और आनंद ही आनंद लेते रहो। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ट्रिगो का क्वेश्चन है, मज़ेदार है। कहता है cos 43 इक्वल्स टू x बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो tan 47 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ज़रा गौर कीजिएगा, आपको cos 43 की वैल्यू मिली हुई है भाई। ये मान के चलो कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बेस और हाइपोटेनियस है। ये आप जानते हैं सभी, परपेंडिकुलर बेस और एच भी ये आप जानते हैं, है भाई। अगर मैं कॉस देखता हूँ, cos 43 देखता हूँ, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 43, ये आपका 90 होता है, ये बन जाएगा 47। ठीक है, कॉस कितना होता है? कॉस थीटा बराबर होता है b बाय एच। तो b ये रहा और h ये रहा, यानी कि x बाय हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? ये y रहा होगा, तभी तो दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट लगा है। तो ये पाइथागोरस की मदद से मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल ली y, है भाई। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए tan 47। अच्छा, tan 47 निकालने के लिए आपने क्या करना है? tan के हिसाब से देखना। tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan को जब 47 से इंडिकेट करेंगे तो एंगल के सामने वाला जो भुजा होती है, जो साइड होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये परपेंडिकुलर है, बेस है भाई। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा। तो आपका आंसर ले दे के बनेगा x बाय वाई। तो tan 47 की वैल्यू आ जाएगी x बाय वाई, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिगो का बड़ा मज़ेदार सवाल है। आप करने के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, tan 90 माइनस थीटा कर लोगे, है ना, तो cot थीटा बन जाएगा। तो cot थीटा भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो तरीके बहुत हैं, बट इसमें भी कोई ऐसा ज़्यादा इशू नहीं है। ये बढ़िया सवाल है, हो जाएगा, है ना भाई। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक समचतुर्भुज के डायगोनल्स 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। उस रोम्बस का एरिया बताइए क्या होगा। ठीक है भाई, देखो रोम्बस का जो एरिया होता है आप सभी जानते होंगे, 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है। ठीक है,
प्रत्येक बालक इस बात को जानता है, जो नहीं जानता है वो अपने आप से धोखा कर रहा है। ठीक है, जिस बच्चे को रोम्बस के एरिया का फार्मूला नहीं पता है वो इस क्वेश्चन को कदापि नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो 1/2 इनटू में D1 आपको 12 गिवन है और D2 आपको 16 गिवन है। तो फाइनली एरिया तो बहुत आसानी से आ सकता है भाई। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। डायरेक्ट रोम्बस का एरिया का फार्मूला है, डायरेक्ट हिट करना है, टेस्टिंग फार्मूले की करनी है और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कहता है एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की यात्रा को करने में 15 घंटे का समय लगता है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में पूरी करता है तो शेष यात्रा को पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए, उसने जो आपको टाइम मांगा है वो रिमेनिंग डिस्टेंस का मांगा है, जो रिमेनिंग रह गया है। तो एक बात बताओ, अगर 120 में से उसने आधा डिस्टेंस कवर कर दिया तो आधा बचा होगा, है भाई। आधा बचा होगा तो कितना बचा होगा, 60 बचा होगा। कोई दिक्कत परेशानी। और 3/5 समय उसने लगा दिया पहले 60 किलोमीटर में। अगर पहले 60 किलोमीटर में उसने 3/5 लगा दिया है तो आगे जो बचा है 60 किलोमीटर उसके लिए कितना टाइम है, 2/5। टोटल समय है 15। तो 15 का 2/5 कितना होगा, 15 का 2/5 होगा 6। यानी अगले 60 किलोमीटर के लिए उसको 6 घंटे बचे हुए हैं। 6 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा, अर्थात डिस्टेंस अधूरा रह जाएगा। ठीक है भाई, तो बहुत सिंपल और सोवर सवाल है, कोई टेंशन वाली इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता 2 अंकों वाली एक संख्या है, उन अंकों का योग से प्राप्त संख्या का जो रेशियो है वो 4:1 बताया है और इकाई का जो अंक है वो दहाई से 3 ज़्यादा भी है। संख्या क्या है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना बाय ऑप्शन टैली कर लिया करो, सवाल बड़े मज़ेदार होते हैं ये। ठीक है, ऑप्शन में आपको 47 मिला है, 69 मिला है, आपको 36 मिला है, आपको 25 मिला है ऑप्शन में, है भाई। पहले ये चेक करो कि यूनिट प्लेस का जो नंबर है, जो अंक है, वो 10 प्लेस से 3 ज़्यादा है या नहीं है। देखो, यहाँ भी 3 ज़्यादा है, यहाँ भी 3 ज़्यादा है, यहाँ भी 3 ज़्यादा है और यहाँ भी मोर देन 3 है। ठीक है, यानी यहाँ ये मामला फेल है, चारों ही ऑप्शन में से कोई एक आंसर है। अगली कंडीशन कहता है, पहली वाली, कि भाई संख्या और उसके अंकों का योग का रेशो जो है 4:1 होना चाहिए। देखो, अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो 11 आता है। 11 47 का रेशो बिल्कुल नहीं बनेगा, ये ऑप्शन हो गया गलत। 9 और 6 15, 15 और 59 का रेशो कभी नहीं हो सकता, 4:1, ये भी गलत हो गया। अगर मैं इसमें 6 और 3 हो गया 9, बिल्कुल। 36 का रेशो 9 से बना के देखो, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, डेफिनेटली 4:1 बन जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा 36। ठीक है, विदाउट टैली करोगे तो x के चक्कर में पढ़ना पड़ेगा और x के चक्कर में पढ़ना बहुत बुरी बात है ना भाई। तो बुरी बात नहीं करनी है, ऑप्शन टैली करो और गारंटेड विदाउट पेन किया जा सकता है सवाल। भाई कंडीशन ही तो चेक करनी है यार, क्या दिक्कत है बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, 738 को ABC में इस प्रकार बांटना है कि ABC में इस प्रकार बांटना है कि उनका जो रेशो है वह 2:3:4 में बन जाए।
ठीक है, पैसा बांटना है 738, इसका जोड़ 738 और मेरा जोड़ बनेगा 4 3 7 2 9, 9 से काटोगे तो ये आ जाएगा 82, 9 8 72 और 9 दूनी 18। आपको किसका हिस्सा चाहिए? केवल बी का हिस्सा चाहिए। बी का हिस्सा करोगे तो 8 3 24, 240, 3 दूनी 6, 246 आपका आंसर आ जाएगा। इनटू कर दो 82 से, 246 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो करने में कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, आसानी से पेपर भी हो जाएगा। बस चीज़ों का ध्यान क्या रखना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं। कोशिश करनी है टाइम को इस तरीके से मैनेज करके चलना है कि आप क्वेश्चन पेपर के जो मैक्सिमम क्वेश्चन है उनको आप अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन ज़्यादा रखने हैं, वो तभी रख पाओगे जब टाइम को बचा पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नॉर्मली एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए सम करना पड़ेगा। 1.11, 0.01 है भाई, 0.101, 0.001, 0.11, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 3, ये आएगा 1 है भाई। 5 से डिवाइड करना है ताकि एवरेज निकाल सको। 5 से डिवाइड करने का मतलब है नंबर को डबल कर दो। नंबर को डबल करोगे तो 32 दूनी 64, 13 दूनी 26। डेसिमल 3 के बाद है, डेसिमल 4 के बाद लग जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से जब भी किसी नंबर को डिवाइड करना है तो नंबर का डबल कर दो और 1 के बाद डेसिमल लगा दो, खेल ख़त्म हो जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों का जो एवरेज है 120 रुपया है। उनमें से लड़कों का जो एवरेज है वो 150 रुपये है, तो लड़कियों का कितना होगा? देखिए यहाँ पे जो बॉयज़ हैं वो 4 हैं और जो गर्ल्स हैं वो 3 हैं। सबका जो एवरेज है सबका ओवरऑल 120 है। अगर सबका एवरेज 120 है तो बहुत अच्छी बात है ना भाई। बॉयज़ का है 150, तो बताओ एवरेज हमने कितना माना? हमने माना 120, वो कह रहा 150 है भाई। तो एवरेज से कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। अगर एवरेज में 30 ज़्यादा है तो एक आदमी, एवरेज मतलब होता है एक आदमी का 30 ज़्यादा है। अगर एक आदमी का 30 ज़्यादा है तो 4 आदमियों का कितना ज़्यादा होना चाहिए? 120। तो 120 यहाँ कम कर दो है भाई। यहाँ जो 30 था 4 में है, या एक जो 120 है 4 आदमियों में कम है, या 120 3 आदमियों में कम होगा, अर्थात यहाँ एवरेज 40। अगर यहाँ बड़ा है तो यहाँ 40 कम कर दो, 120 माइनस 40 आंसर आ जाएगा 80। यानी गर्ल्स का जो एवरेज है वो 80 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये डेविएशन मेथड का सवाल है, अल्टीमेट सवाल है, एक बार रोज सुन लो। 4:3 है रेशो बॉयज़ और गर्ल्स का, क्लियर? तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो है 4:3। ठीक है, इसमें जो बॉयज़ का एवरेज है वो 150 है और पूरे जो टोटल बच्चे हैं उनका एवरेज है 120। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि 120 या 150 तो कितना ज़्यादा? 30 ज़्यादा। एक आदमी में 30 ज़्यादा तो 4 आदमियों में 120 ज़्यादा हो गया। यानी यहाँ पे 120 ज़्यादा है तो वहाँ 120 कम करना पड़ेगा। यहाँ 120 4 लोगों में कम है, वहाँ 120 3 लोगों में कम होगा। तो एवरेज में कितने की कमी आनी चाहिए? ओवरऑल 40 की। 120 माइनस 40 80। यानी नेट जो गर्ल्स का एवरेज है वो कितना आएगा? एकदम परफेक्ट 80 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मज़ेदार सवाल है डेविएशन मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 पार्ट 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। बाकी जो शेष है उसको लागत मूल्य पर बेच दिया, यानी जितने का लाया उतने का ही बेच दिया। पूरे सौदे में उसे वास्तविक जो प्रॉफिट या लॉस है वो क्या हुआ। देखिए इसको भी हम थोड़ा सा इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे बताओ, अगर 3/4 हिस्सा इधर बिका है तो आप कहोगे 1/4 इधर बिका होगा। अगर मैं दोनों का रेशो देखूं तो आप ये कह सकते हो कि दोनों का रेशो आएगा 3:1। इसको बेचा है 20% प्रॉफिट पर, इसको बेचा है सीपी पर। जब सामान को सीपी पर बेचा जाता है दोस्तों, तो ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है भाई। तो इसका तो मामला ख़त्म है, सीधा सीधा इसी पे प्रॉफिट है। तो 20 या 60 का प्रॉफिट है, टोटल 60%। ठीक है, और ओवरऑल कितने पर, 3 और 1 4 पर। टोटल नीचे रख दो, 4 से काटोगे तो यहाँ से आएगा 15%। अगले का ओवरऑल प्रॉफिट है, यानी पूरे माल पर अगले ने 15% का प्रॉफिट कमाया है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेट सवाल है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, यदि एक घन के प्रत्येक सिरे में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठ तल में अर्थात सरफेस एरिया में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर आप ये चाहते हो कि बिना फार्मूले के सॉल्व कर दें तो एक बहुत बेहतरीन इसका जुगाड़ है, ज़रा सुनना। घन जो होता है वो क्यूब होता है भाई, क्यूब में अगर साइड में आप 40% का इंक्रीमेंट करोगे तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया में कितना वृद्धि होगी। तो सरफेस एरिया जो होता है इसका 6a² होता है। स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में मतलब 2 बार, तो 2 बार इंक्रीमेंट कर दो, यानी आपके पास सदाबहार एक रूल होता है 40 + 40, 40 बढ़ाया है फिर 40 बढ़ाया है, प्लस प्लस होता है प्लस। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव निकालना या सदाबहार रूल हमारे हिसाब से। अंदर दोनों की गुणा बटे 100। दिस इज़ द सक्सेसिव केस कह लो, इफेक्टिव रेट कह लो, या हमारे हिसाब से सदाबहार रूल होता है। ठीक है, कमी हो, वृद्धि हो, परसेंट सेम हो, अलग अलग हो, कमी वृद्धि हो, हर जगह ये चलता है, इसलिए इसका नाम रख दिया है सदाबहार। ये हो गया 80, ये हो गया 16, 80-16 हो गया 96%। 96% आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत जगह यूज़ होता है और एग्जामिनर इसका भर के सवाल देता है एसएससी में। ठीक है, डेफिनेटली मिलता ज़रूर है किसी ना किसी लैंग्वेज में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उस शंकु का, उस कोन का वॉल्यूम क्या होगा जिसके आधार की रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर और उसकी जो तिर्यक ऊंचाई अर्थात तिरछी ऊंचाई यानी स्लैंट लेंथ 10 सेंटीमीटर है। देखो भाई, ये मामले को ऐसे निपटाओ, क्योंकि ऐसे निपटाओगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। है भाई, ये आपकी हाइट है, स्लैंट लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर बताइए, रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर बताइए। तो राइट एंगल का यूज़ करते हुए मैं 6, 8, 10 यहाँ पे ये h निकाल सकता हूँ 8, जिसका हमें यूज़ करना है। यूज़ इसलिए करना है क्योंकि इसका जो कॉन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई r² h।
है भाई। जिसको याद है उसके लिए बहुत आसान है, जिसको याद नहीं है वो कितना भी ज़ोर लगा ले एग्ज़ाम में, ये सवाल हिलेगा नहीं उससे, ठीक है। होना तो बहुत दूर रहा। तो 1/3 पाई, क्योंकि पाई उसको ऑप्शन में चाहिए तो पाई को सॉल्व नहीं करना। आर आपका आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, एच आपका आ जाएगा 8। 3 से काटोगे 12 बार, 12 अट्ठे हो जाएगा 96। 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब विल बी द आंसर। ठीक है दोस्तों, सिर्फ फार्मूला टेस्टिंग का सवाल आएगा, ध्यान रखना, ज़्यादा टफ सवाल नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि x + 2y, x + 2y इक्वल्स टू -1 और 4x - y बराबर है 5। इस इक्वेशन में दो सरल रेखाएं P बिंदु एक दूसरे को काटती हैं। P के जो निर्देशांक अर्थात पॉइंट क्या होंगे। देखिए भाई, मेरी बात सुनना, यहाँ पे इस सवाल को करने के लिए ना बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास पॉइंट है -1 आना चाहिए, है ना, और दूसरा पॉइंट है 4x - y बराबर 5 आना चाहिए। ऑप्शन है आपके यहाँ पे 1 1, बी ऑप्शन है -1 और 1, सी ऑप्शन है 1 -1 और डी ऑप्शन है -1 और -1। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना आप बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसको बाय ऑप्शन लगा लें, टैली कर लें। टैली करने से इसका समाधान और सॉल्यूशन बहुत ज़बरदस्त है। देखो, अगर मैं यहाँ 1 1 पहला ऑप्शन उठाता हूँ 1 1, तो अगर यहाँ 1 लगाया, यहाँ 1 लगाया तो ये आ जाएगा 3, और 3 मेरा आना नहीं है, मुझे लाना -1। अगर मैं बी ऑप्शन लेता हूँ तो यहाँ लगाता हूँ -1, यहाँ लगाऊंगा 1, तो -1 लगाएंगे या 1 लगाएंगे तो 2, तो ये +1 आएगा, -1 नहीं आएगा। ऑप्शन ये हो गया गलत है भाई। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ 1 और यहाँ लगाता हूँ -1, तो ये हो जाएगा -1 डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि 2 गुणा -1 होगा -2, 1 -2 हो जाएगा -1। यही वैल्यू यहाँ लगा के देख लो। अगर मैं यहाँ 1 लगाता हूँ, यहाँ -1, तो 4 एकम 4, माइनस प्लस 4 और 1 पॉजिटिव का 5। तो परफेक्ट आपका यहाँ पे सी ऑप्शन मैच कर जाएगा, 1 और -1। ठीक है, तो टैली करके सवाल को आसान बनाया जा सकता है। उतना जल्दी आप इसको अगर नॉर्मल सॉल्यूशन करें तो नहीं बना पाओगे, एक्स और वाई सोचते रहोगे। ठीक है, तो इतना समय नहीं है, समय बचाना है, तभी चीज़ें आसान बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है 10,000 रुपये लागत की एक वस्तु पर 50% का डिस्काउंट, एकमात्र डिस्काउंट दिया जाता है। उस पर 40% और 10% का 2 क्रमागत छूट दी जाती हैं, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो आप बताइए कि बेहतर कौन सा है। ठीक है, देखिए, इसको करने के लिए आप यहाँ पे इफ़ेक्टिव रेट का प्रयोग कर सकते हो। पहला डिस्काउंट 50% है, दूसरा जो डिस्काउंट है एक 40% है, एक 10% है। अगर मैं इसकी इफ़ेक्टिव निकालता हूँ तो इफ़ेक्टिव निकालने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका होता है। पहले दोनों को जोड़ लो, 50 आएगा, फिर दोनों को माइनस कर लो, दोनों को मतलब गुणा करके माइनस कर दो। दोनों की गुणा करोगे तो ये आएगा 400, 400 बटा आएगा 100, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी, ये बनेगा 4 है भाई, ये बनेगा 4। तो और एक ये 50% यहाँ पे है ही है, तो एक 50 से ये वाला 50 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल 4%। माइनस का 4% निकाल दो, यही आपका उत्तर आएगा। तो 10,000 के सामान को अगर 4% डिस्काउंट पे बेचोगे, क्योंकि -4 आ रहा ना, तो 4% का ये डिस्काउंट कह रहा है। अगर 4% के डिस्काउंट पर बेचोगे तो यही सामान आपका 400 रुपये का बिक जाएगा, क्योंकि 4% का मतलब होता है ये।
और आंसर आ जाएगा 400। इस काम को आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 50 ये रहा, दोनों का जोड़ 50, तो केवल दोनों का मल्टीप्लिकेशन बटे 100 वही आपका डिस्काउंट है। तो 4% निकाल दो 10,000 का, 400 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान होता है इफेक्टिव रेट से सवाल को बनाना। नहीं तो अभी आप क्या कर रहे होते कि 10,000 का पहले 50%, फिर 10,000 पे 40%, 10% के दो अलग अलग डिस्काउंट करके निकालोगे ना, तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। और बड़ा करने के लिए हम इस वीडियो को नहीं बनाते हैं, सवाल को छोटे से छोटा करने के लिए आपको कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 3 पॉजिटिव कोई नंबर है, पहली दूसरी का रेशो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली दूसरी का रेशो है 8:9 और दूसरी तीसरी का है 3:4 है भाई। पहली और तीसरी का प्रोडक्ट आपको मिला हुआ है 2400। अब देखते हैं ये किस किस का प्रोडक्ट है, ध्यान देना। पहले हम जिगजैग लगा के इस रेशो को ठीक करते हैं। दिस मल्टीप्लाई दिस, 8 तिया 24 है भाई, 9 तिया 27, जिगजैग 9 चौक 36। ठीक है, थोड़ा और छोटा हो सकता है तो कर लो। 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, 3 से काटोगे 12। ये इसका फाइनल रेशो हो गया, इससे ज़्यादा ये छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो 2400 है ये दो नंबर का प्रोडक्ट है, किस किस का, पहली और तीसरी का। तो 12 अट्ठे हो गया 96, इसका रेशो हो गया 96 मल्टीप्लिकेशन। और आपको चाहिए क्या, आप ये भी देख लो ना साथ में, तीनों नंबर्स का सम चाहिए। अच्छा, सम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको काट पीट के थोड़ा छोटा कर लें, है भाई। तो 8 से काटेंगे तिया 24, 8 से काटेंगे 12 है भाई, 6 से 5 3 ये आ जाएगा, 12 से ही काट लो सीधा, 12 25 जा 300। अगर प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट रखते हैं तो जितने नंबर होते हैं उतना रूट निकलता है। ये जो 96 था ये 2 नंबर का प्रोडक्ट था, इसलिए यहाँ पे आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकल के आएगा 5, 25 का 5 इनटू आपको क्या चाहिए, तीनों का सम। तीनों का सम कितना आएगा, 12 8 20 और 9 29, 29 पंजे, 29 पंजे हो जाएगा 145, क्योंकि 30 पंजे 150, 150 माइनस 5 145 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेन बात ध्यान रखने वाली है दोस्तों के, वो ये है, जब प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट रखोगे ना, तो जितने नंबर्स का प्रोडक्ट है उतना ही रूट निकालना पड़ेगा। कभी 25 को देख के 25 को ही बांट दो, ठीक है, और फिर कहो कि ये तो बताया तो था ऐसे ही, लेकिन आज आ नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा की फॉर्म में है, सवाल आपके सामने है। देखो, इसको सवाल को करने के लिए अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे, देखो स्टार्टिंग में 2 तो पहले से ही है। अगर मैं 6/√3 को √3 मल्टीप्लाई कर लूँ तो ऊपर आ जाएगा 6√3 बाय, नीचे 3 गुणा √3 गुणा हो जाएगा 3 प्लस में। आगे अगर इसका आप रैशनलाइजेशन करोगे, परमेकरण करोगे, तो ये ऊपर हो जाएगा 2 माइनस √3, क्योंकि प्लस होता है तो माइनस से आता है भाई। नीचे हो जाएगा दोनों का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। तो यहाँ नीचे का मैटर ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, प्लस का साइन 1, फिर इसमें नीचे, फिर इसका परमेकरण करेंगे 1 माइनस √3/2, तो √3/2 का अगर करोगे तो ये आएगा √3 प्लस में 2 और नीचे आएगा 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 4 माइनस का 1
और माइनस का 1 है तो ये माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस हो जाएगा तो अंदर का भी माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पे मैटर हो गया सॉल्व। क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। मेंटली चीज़ों को करना सीखोगे तो तभी मज़ा आएगा एग्ज़ाम में, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है भाई। √3 दोनों माइनस माइनस हैं। √3 होता है 2√3। 2√3 से 2√3 निपट जाएगा, ये वाला 2√3 ख़त्म। प्लस का 2 माइनस का 2 ख़त्म हो जाएगा। केवल क्या बचा, जो स्टार्टिंग का नंबर था वही आपका रह गया और वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? अगर समस्या है तो मैं थोड़ा सा अलग सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाद में कभी कहो कि ये पता नहीं कैसे कर दिया, है ना। देखो परमीकरण करते हैं तो 2 - √3 हमेशा अपोजिट साइन से रैशनलाइजेशन करते हैं, परमीकरण करते हैं। ठीक है, बच्चे जानते होंगे यार सभी, जिन्होंने सवाल किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये आ गया, देखो ये बन जाता है a + b a - b। तो a + b a - b होता है a² - b²। बच्चा इस बात को जानता है, a + b a - b होता है a² - b²। ठीक है, जो नहीं जानता है भविष्य अंधकार में जा रहा है। ठीक है, तो a + b a - b यानी a² - b²। a² मतलब कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ये 4 - 3 आ गया, नीचे 1। अब यार नीचे 1 लगाओ या मत लगाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक बता दिया है। फिर भी जिसको दिक्कत हो अभी भी तो 2-4 बार करके देखना, है ना, क्योंकि करना तो आपको पड़ेगा, कोई करने नहीं आएगा। जीवन की जो लड़ाइयाँ हैं वो आपको सिर्फ खुद ही के लड़नी है। ठीक है, कोई लड़ने नहीं आएगा। पढ़ाई आपको करनी है, संघर्ष आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास में स्क्वायर रूट है और फिर क्यूब रूट है। नंबर आपके सामने है, इसमें देखिएगा, ये सवाल आपका है, ये क्यूब रूट है, यहाँ पे नंबर है 1 2 3 729। देखिए सवाल में पहले क्यूब रूट है तो इसका क्यूब रूट निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालता हूँ तो इसका क्यूब रूट होता है 9। 9 का क्यूब 729 है। डेसिमल क्यूब रूट है तो 3 का एक पेयर बनता है, तो एक 3 का पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, ओवरऑल 2 के बाद लग गया। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट निकल के आएगा 0.3। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.3। थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखाना है तो आप इसको स्टाइल में थोड़ा 0.3 भी कह सकते हो, है ना। वो सिर्फ फैशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फैशन का ज़माना है तो फैशन में ही चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नल है P और Q एक टैंकी को 20 मिनटों में भर सकते हैं। P अकेला 30 मिनट में भर सकता है तो Q अकेला कितने देर में भरेगा। देखिए टैंकी को P और Q 20 मिनट में और केवल P अकेला 30 मिनट में, तो Q अकेला कितने मिनट में, ये आपको क्वेश्चन है। देखिए एक पॉइंट होता है, जब किन्हीं 2 व्यक्तियों के काम में से एक व्यक्ति का काम घटाना हो तो ऊपर गुणा नीचे माइनस का प्रावधान होता है। तो सिंपल मैं ऊपर दोनों का गुणा कर दूं और नीचे दोनों का अंतर लिख दूं तो भी मेरा आंसर राइट आ जाएगा। ठीक है, तो 20 दिया हो जाएगा 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा भी यहाँ कह सकते हो या 60 मिनट भी कह सकते हो, आपके ऑप्शन पे डिपेंड है। ऑप्शन आपका मिनटों में है तो 60 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है जिसे B 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। ठीक है, A जो है एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और B 3 दिनों में उसको
नष्ट कर सकता है। नष्ट मतलब माइनस लिख लो, ठीक है, यहाँ से पता चलेगा। आगे, ए ने 6 दिन तक काम किया और अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट किया, तो शेष काम को पूरा करने में ए कितना दिन लेगा। बड़ा झोल झाल वाला सवाल है, लैंग्वेज को समझो तभी थोड़ा सा चीज़ें बन पाएंगी। 8 3 का एलसीएम आ गया 24, 24 मेरा टोटल वर्क है। 8 तिया हो गया 24, 3 अट्ठे हो गया 24। ये बेचारे ए की एफिशिएंसी है, ये बी की एफिशिएंसी है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, अब कहता है ए ने 6 दिन तक काम किया। अगर ए 1 दिन में 3 करता है तो 6 दिन में काम कर दिया उसने 18 काम कर दिया यहाँ पे। या एक काम कर लो, अभी फ़िलहाल यहाँ लिख लो, 1 दिन में 3 काम, तो 6 दिन में 18 काम कर दिया किसने? ए ने। लेकिन अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट कर दिया है भाई। यानी बी की एफिशिएंसी कितने नष्ट करने की है? 1 दिन में 8, तो 2 दिन तक उसने नष्ट किया, तो 2 दिन में कितना नष्ट कर दिया होगा भाई? 1 दिन में 8, तो 2 दिन में 8 दूनी 16 काम उसने इसमें से नष्ट कर दिया। मतलब ए ने जो 18 काम किया था ना, उसमें से 16 काम बी ने खराब कर दिया, नष्ट कर दिया, बेकार कर दिया है भाई। अगर 18 में से 16 काम बेकार हो गया तो अभी काम कितना हुआ? केवल 2 हुआ, तो 2 काम हुआ तो काम बचा 22। अब कहता है सारा काम शेष जो बचा है उसको ए से कराना है, यानी बी से नहीं कराना। तो ए से कराना है तो 3 के हिसाब से देखोगे, 3 सत्ते 21, 1/3 दिन। यानी रिमेनिंग जो हिस्सा है, बचा हुआ जो काम है, उसको ए अकेला 7 से ही 1/3 दिन में निपटा देगा, बिल्कुल ख़त्म कर देगा। ठीक है, अल्टीमेट सवाल है, बहुत यूनिक सा। ठीक है, आपको देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में, तो बहुत ध्यान से सवाल को करना है, एक एक लैंग्वेज, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n-1 और n+2 है, n-1 और n+2 है। इनके जो बाहरी एंगल का जो सम है, एक्सटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है वो 6 डिग्री है। ठीक है, अच्छा जी, तो n की वैल्यू चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो, अगर मैं बाहरी एंगल से भुजाएं निकालते हैं तो ट्रिक ये होती है कि 360 डिवाइडेड बाय n करते हैं। जितने भी साइड होती हैं तो हमारे पास डिग्री आ जाती है भाई। तो दूसरे को भी ऐसे ही करेंगे, 360 बटे n। लेकिन यहाँ जो n है ना, वो n-1 है और एक n+2 है, और n की वैल्यू पता नहीं है, तो n की वैल्यू यहाँ से ऑप्शन से हम ले सकते हैं। ऑप्शन में है 14, 12, 13, 11। तो सबसे पहला ऑप्शन जब भी लेना है छोटा वाला लेना है, तो मैं यहाँ से 11 लेता हूँ। अगर मैंने 11 लिया तो 11 - 1 नीचे आ जाएगा 10, 11 + 2 आ जाएगा 13। 13 से 360 कटेगा नहीं, यानी ये इसका आंसर 11 इसका आंसर नहीं है। 13 उठाओ, 13 है या 12 है, 12 उठाओ। 12 + 2 14 से फिर नहीं कटेगा, 12 भी गलत। 14 2 16, 16 दूनी 32, 16 नहीं कटेगा 16 से, तो ये भी गलत। 3 ऑप्शन गलत हो गए, 11, 12, 14। अब आंसर आ गया 13। 13 - 1 मैं चेक करा रहा हूँ, 13 - 1 12 और 13 + 2 15। तो 12 से काटोगे तो 12 × 36, यहाँ 30 डिग्री आया, और 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, ये आया 24 डिग्री। इसका एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री है, इसका एक्सटीरियर एंगल
4 डिग्री है, दोनों का डिफरेंस आ गया 6 डिग्री। और उसने आपको दोनों के एक्सटीरियर एंगल का जो डिफरेंस मांगा था वो केवल 6 डिग्री ही मांगा था। तो यही आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। मतलब n की जो वैल्यू है, जो साइड है वहाँ पे, वो 13 एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इतना आसान सवाल होते हैं ये। बस थोड़ा सा अगर आपको प्रोसेस थोड़ा सा भी पता हो तो आप सवाल को विदाउट पेन कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ट्रेन से रिलेटेड है। कहता है 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंडों में पार कर जाती हैं। जो दूसरी गाड़ी है उसकी स्पीड है 43.2 किलोमीटर पर आवर। पहली गाड़ी की स्पीड चाहिए। देखिए स्पीड निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड इक्वल्स टू d/t होता है, हर बच्चा इस बात को जानता होगा। और डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होता है। 150 प्लस 120 हो गया 270 अपॉन में टाइम है 10 इनटू में आ गया 18/5। ये दोनों गाड़ियों का डिस्टेंस आ जाएगा, दोनों गाड़ियों की स्पीड आ जाएगी। किस किस की? T1 प्लस T2 की स्पीड। तो कितनी आएगी जरा लगाओ जरा दिमाग। यहाँ से काटोगे 0 से 0 और ये हो जाएगा तुम्हारा 36, 27 सिक्के 162 और 27 तिया 81, 27 तिया 81, ये आया 279,972 पॉइंट। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, वो नॉर्मली है। दोनों गाड़ियों की स्पीड आ गई 97.2 किलोमीटर पर आवर, जिसमें दूसरी गाड़ी T2 की जो स्पीड है, T2 की स्पीड है 43.2। तो दोनों गाड़ियों की स्पीड में से दूसरी गाड़ी की स्पीड अगर घटा दोगे तो T1 की स्पीड आपको डायरेक्टली आ जाएगी। कितनी आएगी? 54 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी द आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। एक समान साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपये 4 साल के लिए, ब्याज पर 400 रुपये 3 साल के लिए, और ब्याज का जो टोटल सम है वो 120 मिला है। देखो 300 रुपये दिए 4 साल तो 1200 रुपये हो गए, 400 रुपये दिए 3 साल तो ये भी 1200 हो गए। अगले को 2400 रुपये पर 120 रुपया ब्याज मिल रहा है। प्रतिशत में आपको आंसर चाहिए, सॉल्व कर लो। ठीक है, 0 से 2 निपटा दो, 2 0, 24 पंजे 120 तो आपने सुने ही होंगे। ऐसी बातें तो सुनते रहने चाहिए। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस वाला। ये बहुत आता है एग्जाम में। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो 1.5 रुपया है। धनराशि बतानी है। देखिए डिफरेंस कितना है? 1.5 रुपया। लिखो डिफरेंस 1.5 इनटू कितना परसेंट है? 5%। 5% होता है 1/20। बस इसको पलट के लिख दो 2 बार। 20 इंटू 20, यहीं से आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 15 चौके 60, 600 रुपया आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट डिफरेंस से मूलधन निकालने का जुगाड़ है, बट याद रखना ये केवल 2 साल में ही काम करता है, 2 वर्ष के लिए ही यूजफुल है। फॉर 2 ईयर, ओनली फॉर 2 ईयर यूज करना है। ठीक है दोस्तों, ये अगले 2 क्वेश्चन इसमें ग्राफ से हैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। एक ग्राफ आपको गिवन है ये पूरा, और एक 50 छात्र हैं टोटल, और इसमें इनके अलग अलग पूर्णांक दिए गए हैं जो कि आपके सामने हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कितने छात्र
कितने छात्रों ने 39 से अधिक और 60 से कम अंक लिए। ठीक है, तो चेक करो ज़रा, 39 से अधिक मतलब कि 40 वाले यहाँ पे देखो 2 हैं एक तो, और 8 भी है क्योंकि 60 से नीचे चाहिए, तो 2 और 8 टोटल बालक हो गए यहाँ पे 2 + 8, 10 बालक ऐसे हैं इस ग्राफ में, इस डाटा में, जो कि जिन्होंने 39 से अधिक और 60 से कम अंक लिए हैं। तो आंसर आ जाएगा इसका केवल और केवल 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बहुत आसान है, देखने से ही ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ग्राफ का है, जरा देखिएगा। कहता है कितने प्रतिशत छात्रों ने 60 से अधिक अंक लिए हैं, परसेंट में चाहिए, वो भी 60 से अधिक वाले। तो 60 से अधिक वाला डाटा अगर देखते हो तो एक तो यहाँ पे देखो 10 है भाई, एक 12 है, एक 5 है, एक 8 है, 12 8 20, 12 8 20, 20 यानी 25, यानी टोटल हो गए 35 बालक ऐसे हैं जिन्होंने 60 से अधिक अंक ले रखे हैं। टोटल बालक हैं 50 है जी। तो 35 का परसेंट चाहिए 50 में, प्रतिशत का 100 लगाना है लगा लो, नहीं तो 35 का वैसे भी आसानी से दिख जाएगा 70%। ठीक है, 70% इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके लिए मैं 25 क्वेश्चन मैथ्स के लेके आया था एसएससी सीएचएसएल के लिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। कल आपके लिए फिर से मैं एक नया मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, मैथ्स के 25 क्वेश्चन। ठीक है, इनको करते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। धन्यवाद।